आज संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होने जा रहा है। अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी कितने टफ फैसले लेने जा रहे हैं, मोदी 3.0 का रोड मैप क्या है, मोदी ने अब तक क्या क्या किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश को मोदी 3.0 का संपूर्ण विजन बताने जा रही हैं और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, वो भी ये विजन सुनेंगे। अब से ठीक 1 घंटे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी सरकार की प्राथमिकताओं और उनके विजन को सामने रख सकते हैं। अभिभाषण में महामहिम मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र कर सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण नई संसद के लोकसभा चैम्बर में होगा। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून को बहस शुरू होगी। मुर्मू के अभिभाषण के बाद सत्तारूढ़ दल संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 या 3 जुलाई को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला संबोधन होगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान किया है। अब से थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का काफिला 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से निकलेगा और 10:55 पर संसद भवन के गजद्वार पर पहुंचेगा। यहां पर उनकी अगवानी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री करेंगे। उनको सेंगोल के साथ लोकसभा चैम्बर तक लाने की प्रक्रिया आप देखने जा रहे हैं। इसके बाद 11 बजे संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। अभिभाषण के समापन के आधे घंटे के बाद दोनों सदनों की अलग अलग बैठक होगी, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति समेत अन्य कागजात भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। अभिभाषण के बाद सरकार की तरफ से संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर कल बहस की शुरुआत होगी और 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब रख सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या होता है उसे भी आपको समझा देती हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए अव्वल तो सरकार की नीतियां और आगे क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से ये सरकार रोड मैप दिखाएगी, किस परिपाटी पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो इसकी झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखाई देता है। सरकार के विजन और रोड मैप का खुलासा होता है। अभिभाषण के जरिए लगातार तीसरी बार सत्ता में आए मोदी सरकार अपना विजन, प्राथमिकता और रोड मैप का खुलासा कर सकती है। अब माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में मोदी सरकार की पिछली 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा। मोदी सरकार के दौरान किस तरीके की अर्थव्यवस्था रही, कैसे उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसका उल्लेख होगा। रक्षा क्षेत्र के दिशा में सरकार की आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ी और कैसे लगातार इस ओर भारत कदम बढ़ाता जा रहा है, इसका भी जिक्र आप देखेंगे। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत और दूसरी योजनाओं पर आगे का प्लान क्या आ सकता है, सामाजिक कल्याण और मुफ्त अनाज जैसी योजनाओं का जिक्र करके सरकार अपनी उपलब्धियां गिना सकती है। वहीं इस बार पहले से मजबूत होकर संसद पहुंचा विपक्ष मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष संसद में किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर सकता है, वो मुद्दे भी आपके सामने रख देती हूं। सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, नीट यूजी परीक्षा और पेपर लीक का मामला, ये लगातार सुर्खियां बटोरता रहा है। यूजीसी नेट एग्जाम में धांधली का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के अंदर हम एक तरीके की बढ़ोतरी देख रहे हैं और विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। एक के बाद एक होते रेल हादसे, महंगाई और बेरोजगारी, जो लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का चुनाव के दौरान भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान जब संसद में चर्चा होगी
होगी तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष आक्रामक दिखाई देगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। हालांकि ये पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया है, इस पर चाहे हाई कोर्ट है, चाहे लोअर कोर्ट है और या फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर अलग अलग दिनों में हमने अलग अलग तरीके से बहस को होते हुए देखा है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ये कदम उठा रही है। 10 साल के बाद संसद को नेता प्रतिपक्ष मिला है। बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान पीडीटी आचार्य, जो कि संसद के पूर्व सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। बहुत स्वागत आचार्य जी आपका। और हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो आज की औपचारिकताओं पर आप थोड़ा प्रकाश डाल दें। आज कितने बजे से राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होगा और आज क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? और लोकसभा चैम्बर में 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। और हम सभी जानते हैं कि जब संसद का पहला सत्र होता है तो उसमें जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण में सरकार का जो कामकाज है पिछले 10 सालों का, उस कामकाज का एक तरह से लेखा जोखा और ब्यौरा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और उसी हिसाब से मोदी सरकार की जो जो उपलब्धियां रही हैं, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन सारी उपलब्धियों को बताया जाएगा। और समझा जा सकता है अपोजिशन का तेवर देख के कि जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होगा फिर अपोजिशन का रिएक्शन कैसे होगा। और इस अभिभाषण पर फिर धन्यवाद प्रस्ताव आता है और धन्यवाद प्रस्ताव पे कल से चर्चा शुरू होगी। कल अगर संसद में बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं होता तो चर्चा कल ही से शुरू हो जाएगी, अन्यथा फिर सोमवार से शुरू होगी। और 2 तारीख को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होगा उस पर जवाब देंगे। और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी तमाम आरोप लगा चुके होंगे। तो एक दिलचस्प तस्वीर इस बार देखने को मिलेगी। और जो विपक्ष अब ये नंबर्स के हिसाब से पहले की तुलना में अब ज़्यादा मजबूत है, देखना होगा कि सरकार पर हमले करने के मामले में उनके तर्कों में कितना तीखापन रहता है। लेकिन देवेंद्र, ये जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है ये बड़ा ही हैरान करने वाला स्टैंड है। सब कुछ कानूनी दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। जो लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा सकती है उसे पार्लियामेंट तक लाने का और फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का क्या मतलब? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पे पार्लियामेंट जब सत्र चल रहा होता है तो हर मुद्दे उसमें आते हैं। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर जितनी हमलावर है, संसद का सत्र चल रहा हो तो वहाँ पे इस मसले को ना उठाए ये कैसे संभव है? उन सारे मसलों को तो उठाएंगे ही उठाएंगे। और आपने देखा कि चाहे सुनीता केजरीवाल हों, संजय सिंह हो, ऐसे तमाम नेता आम आदमी पार्टी के दूसरे जो नेता हैं किस प्रकार से एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की गूंज तो संसद में सुनाई देनी ही देनी है सत्र जब चल रहा है। तो हाँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे इस तरह की बात करना वो थोड़ी हैरानी वाली बात थी। लेकिन पहले भी ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। क्योंकि सभी जानते हैं कि भले ही कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, लेकिन मुख्यतः जो दस्तावेज होता है वो केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा जोखा ही रहता है। और ऐसे में उनके द्वारा राजनीतिक हमला तो लाजमी है। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। आचार्य जी, ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, संविधान में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर क्या बातें लिखी गई है? ये कितना महत्वपूर्ण होता है और इसके क्या अर्थ होते हैं? देखिए, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, हालांकि ये राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्रपति आके पढ़ती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। गवर्नमेंट अपनी जो पिछले साल में या पिछले कार्यकाल में जो भी किया है और आगे वो क्या करेंगे कानून बनाने के मामले में और अन्य चीज़ों में, वो गवर्नमेंट उसका एक लेखा जोखा इसमें रखते हैं और राष्ट्रपति से पढ़वाते हैं, यही है। और राष्ट्रपति एक उसमें एक शब्द भी जोड़ नहीं सकती, एक कॉमा भी हटा नहीं सकती। मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट का एक दस्तावेज है और ये बस राष्ट्रपति आके पढ़ती है, यही है। और उसमें जो भी बातें कही जाती है उसके लिए जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है, राष्ट्रपति नहीं है। और कोई राष्ट्रपति को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि आपने ऐसी बात कही है लेकिन वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स है उसमें,
और उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और इसलिए जो इस राष्ट्रपति के जो अभिभाषण में जो भी बातें कही जाती है उन सबके बारे में सभा में दोनों सदनों में चर्चा होती है। और चर्चा तो गवर्नमेंट के सारे जो प्रोग्राम्स और पॉलिसी उसके ऊपर चर्चा होती है जी। और प्रतिपक्ष नेचुरली इस बार प्रतिपक्ष एक मजबूत कंडीशन में है, तो नेचुरली प्रतिपक्ष की तरफ से जो 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 होगा, जो स्पीचेस वगैरह होंगे, बिल्कुल मुद्दे बहुत सारे हैं आचार्य जी जो विपक्ष उठा सकता है। और सबकी नजरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन पर ही है, जहां से थोड़ी देर में राष्ट्रपति का काफिला निकलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में राष्ट्रपति को सेंगोल के साथ लोकसभा चैम्बर तक लाया जाएगा। इस बीच सेंगोल को लेकर एक नया विवाद हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद से सेंगोल को हटाने की मांग करती है। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने कहा है कि सेंगोल का मतलब राजदंड यानी राजा का डंडा होता है। देश संविधान से चलेगा, राजा के डंडे से नहीं। इसलिए संसद से सेंगोल को हटाया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। सपा सांसद ने मांग की है कि संसद से सेंगोल को हटाकर उसकी जगह संविधान की प्रति लगाई जाए। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है। और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। ये आचार्य जी, संविधान की प्रति तो संसद भवन में रखी ही जाती हो, पार्लियामेंट में रखी ही जाती रही है। हमने भी देखा हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर संसद भवन पहुंचते हैं तो वो संविधान के प्रति को अपने मस्तक पर लगाते हैं। लेकिन रही बात सेंगोल की, तो ये जो बात कही जा रही है कि सेंगोल मतलब क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो राजा का डंडा, इसे कैसे इंटरप्रेट करेगी जनता? देखिए, सेंगोल जो है इसके बारे में कभी किसी ने सुना नहीं था। और जब संविधान बना, जब नए जो हमारे रिपब्लिक बने इंडिया, तो उस वक्त से लेके अब तक ऐसा कोई सेंगोल तो किसी ने देखा नहीं है और न यूज़ किया है। और अभी कुछ साल, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर, इन्होंने ये नया एक शुरू किया है। लेकिन उसमें एक बात ये ज़रूर है कि सेंगोल एक सिंबल है, वो राज शासन का सिंबल है, मतलब मोनार्की का सिंबल है। वो एक डेमोक्रेसी के साथ वो चलता नहीं है। और इसलिए लोग इस पे आपत्ति उठाते हैं, कहते हैं कि ये राज शासन का सिंबल है, ये तो हमारा रिपब्लिक है, जनता का शासन है। लेकिन उसका दूसरा पहलू आचार्य जी ये भी जो सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि ये धर्म दंड भी है। धर्म का मतलब न्याय, संविधान, अगर एक कहें सर्वसम्मति, एक रूपता, क्या इसका भी सिंबल है? हम इस पर और थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से आ रही हैं। हलचल बड़ी तेज हो गई है। देवेंद्र, औपचारिकताएं जो होती हैं, राष्ट्रपति कितने बजे राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी? इस दौरान प्रोटोकॉल क्या पालन किया जाता है? देखिए, वहाँ से तकरीबन 10:30 के आसपास उनका काफ़िला निकलेगा। हालांकि अभी बारिश हो रही है, अभी तो रुकी हुई है, लेकिन आज बारिश दिल्ली में बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हुई थी, तो उसके चलते थोड़ा बहुत कार्यक्रम में फेरबदल कुछ मिनटों का हो सकता है। लेकिन
10:30 बजे के लगभग राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति वहाँ से निकलने वाली हैं। और पार्लियामेंट जब वो आएंगी तो पार्लियामेंट में सभी जो पार्लियामेंट के शीर्ष गणमान्य हैं, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये सारे वहाँ में मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री, और उनको वहाँ से रिसीव करके फिर लोकसभा चेंबर में लाया जाएगा। पुराने संसद भवन की जो बिल्डिंग थी उसमें ये अभिभाषण सेंट्रल हॉल में होता था। हम सभी जानते हैं कि संसद भवन की जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें सेंट्रल हॉल नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि लोकसभा चेंबर और राज्यसभा चेंबर है। तो ऐसे में लोकसभा चेंबर में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, वहाँ तक उनको लेकर जाया जाएगा और फिर वहाँ पे ऊपर जो मंच है वहाँ पे वो जाएंगे और वहाँ पर उनका अभिभाषण होगा। और उसमें अपेक्षा ये की जाती है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, उसके सभी सांसद मौजूद रहें और राष्ट्रपति के अभिभाषण पे ध्यान से सुने। कई बार आप देखते हैं कि पिछले अभिभाषणों में कि जब जब सरकार के किसी प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा होती है, प्रधानमंत्री सहित सत्ता पक्ष के जितने सांसद हैं वो लगातार मेज थपथपा के उसका अभिवादन कर रहे होते हैं, तो उसकी एक झलक भी मिल जाती है। और राष्ट्रपति के आज के अभिभाषण में ये झलक भी आपको मिल जाएगी कि अगला जो बजट आने वाला है अगले सेशन में, वो बजट किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें जो एजेंडा है एक तरह से वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिख जाता है। कैबिनेट से मंजूरी दी जाती है राष्ट्रपति के अभिभाषण को और उस हिसाब से आगे क्या कुछ करने वाली सरकार, आज उसकी एक झलकी भी नजर आ जाएगी राष्ट्रपति के अभिभाषण में। पहले की बात तो होगी ही होगी। ये अभी तो अभिभाषण शुरू हुआ नहीं है, लेकिन विवाद पहले शुरू हो गया है। विवाद इस लिहाज से सेंगोल को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि सेंगोल जो है वो राजा के डंडे के प्रतीक है, तो डंडे से तो देश चलता नहीं है, वो संविधान से चलता है। देखिए, वो बहुत सतही तौर पे शायद उन्होंने इसका अर्थ समझा होगा, या हो सकता है आरोप लगाने के लिए उन्होंने इस तरह का तर्क गढ़ा और समझते ठीक तरीके से हो, ये अलग बात है। क्योंकि इसमें आप देखें तो वो एक न्याय के प्रतीक के तौर पे वो दंड है। जैसे ऊपर नंदी की जो मूर्ति होती है और उसकी लगातार जो निगाहें, वो न्याय की दृष्टा के तौर पे कि अनवरत न्याय का शासन हो, उस प्रतीक के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। और सत्ता हस्तांतरण अगर आप करते हैं तो हम सभी जानते हैं, हालांकि सेंगोल का जो शाब्दिक अर्थ है तमिल में सेमई से निकला हुआ है सेंगोल, और उसमें धार्मिकता कही जाती है, लेकिन अब धर्म को चाहे जिस रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा हो, प्राचीन समय में आप देखिए चोल साम्राज्य की परंपरा है, तो प्राचीन समय में तो धर्म का सीधा सीधा मतलब होता था न्याय, और उसी के हिसाब से शासन चले, ये अपेक्षा किसकी नहीं होगी। तो हालांकि सेंगल जब यहाँ पे प्रतिष्ठापित किया गया था तब भी आपने देखा होगा कि कुछ दलों ने इसका विरोध किया था, लेकिन निश्चित तौर पर अपोजिशन के लिहाज से बात करें, समाजवादी पार्टी ने भले ही इस बात को कहा हो, डीएमके के सांसद निश्चित तौर पर इस बात से मुतमईन नहीं होंगे, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होंगे इस बात से। मीनाक्षी जी, और 10 साल के बाद संसद में एक तस्वीर जो आप देखने को मिल रही है, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक चेहरा सदन में दिखाई देगा। बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो उनके हाथ में हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो और संविधान जैसे मुद्दे, जिन्हें लेकर मोदी सरकार को घेरने की वो कोशिश लगातार करेंगे। की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। राहुल गांधी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और हो भी क्यों ना, विपक्ष लगातार जिस मुद्दे को लेकर पूरे चुनाव के दौरान आक्रामक थी, अब वही आक्रामकता सदन के अंदर बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी दिखाई देगी। परिसर सदन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी और हम बहुत जल्द देखने वाले हैं राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने बग्घी में संसद भवन की तरफ निकलेंगी। आचार्य जी, ये जो बग्घी की परंपरा है, ये अंगरक्षकों की परंपरा है, ये कितने सालों से चली आ रही है और ये बग्घी की परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? ये असल में ब्रिटिश टाइम से ये शुरू है, क्योंकि जो इस तरह का जो ओकेशन है, जब राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो जब आते थे तो ऐसे इस तरह से प्रोसेशन, एक सेरेमोनियल परेड होता था, उसी में आते थे वो। और वो जब हम आज़ाद हुए उस वक्त उन्हें बग्घी
हम कंटिन्यू यूज़ करते रहे और एक बार फिर इस डिसकंटिन्यू किया गया था, इसको बंद किया गया था और राष्ट्रपति अपनी गाड़ी में आते थे। फिर शुरू किया और अब मेरे ख्याल से राष्ट्रपति तो अपनी गाड़ी में ही आते हैं, लेकिन अंगरक्षक जो है वो साथ आते हैं। पहले जो बग्गी वाली जो बात है वो तो ख़त्म हो गई। तो ये इसकी पुरानी एक परंपरा है, चली आ रही है ब्रिटिश टाइम से ही, वो हमने जारी रखा है। जो ये अंगरक्षकों का दस्ता भी होता है, इसका चुनाव किस तरह से होता है और ये औपचारिकता क्या है? देखो, चुनाव किसके चुनाव? जो अंगरक्षकों का चुनाव होता है, जब उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, कितने अंगरक्षक इसमें शामिल होंगे? घुड़सवारों का भी एक दस्ता होता है। वो तो राष्ट्र जी, देखो, वो राष्ट्रपति भवन डिसाइड करता है, हमारा उसके कोई मतलब नहीं है।